हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे पहले सेल और टिश्यूज़ हम कर चुके हैं क्लास 9 के जो एनएसओ के वर्कबुक में आए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वैसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं और उनका हम यूज़ करते हैं अपने नीड्स के लिए। जैसे कि क्या हो गए, जैसे कि हमारा वाटर है, कोल सब्सटेंसेस है, या फिर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स क्या दी गई है? स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। तो सबसे पहले तो स्मॉग क्या है? स्मॉग जो होता है वो होता है स्मोक फॉग, मतलब जो एयर पोल्यूशन का एक टाइप है जो किस किस से बना होता है? वाटर वेपर से, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ये सारे एयर में मिलके स्मॉग बनाते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट पूछा था। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम लैंड टू सी। तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है रात के टाइम पे? जो लैंड होता है वो जल्दी कूल होता है, फास्टली कूल होता है वो। तो कूल अगर वो जल्दी हो रहा है तो प्रेशर कैसा बिल्डअप होगा वहाँ पे होगा हाई प्रेशर। एयर कहाँ से कहाँ जाता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कहाँ से जाएगा? लैंड से जाएगा वो सी पे। तो क्या सही लिखा है? ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रेन विथ लो pH इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो रेन विथ लो pH क्या होता है? रेन विथ लो pH का मतलब है एसिड रेन। एसिड रेन कैसे बनता है? जब रेन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है। तो किसके ऑक्साइड्स? नाइट्रोजन के और सल्फर के। नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड कहाँ से आएंगे एटमॉस्फेयर में? वो आते हैं कंबशन से। किसके कंबशन से? जो भी हमारे कोल या फिर अदर सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब जब उनका कंबशन होता है तो नाइट्रोजन, सल्फर जैसे गैसेस निकलते हैं। तो उनका जो ऑक्साइड है वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एसिड रेन बनाता है। तो अब ये क्या बोला गया है कि इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? वो नॉन रिन्यूएबल होता है। तो फिर इसमें हमसे क्या पूछा गया कि कोल जो है क्या वो नॉन कन्वेंशनल है, यानी कि वो रिन्यू नहीं करना होता है। मतलब कि जैसे वाटर है, वाटर का जो है वो हमेशा रहेगा अर्थ पे, लेकिन क्या कोल जो है, कोल की डिफिनिट माइंस है वो उतनी जितनी प्रेजेंट है उतनी ही है, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ये होगा गलत। तो हमें क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो यही है हमारा आंसर। बाकी नेक्स्ट देखते क्या है? CFCs डैमेज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो ओजोन लेयर को डैमेज करती है। कौन से लेयर को? उसकी स्ट्रेटोस्फेयर को। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिनोमेनन ऑफ increase in concentration of non-biodegradable organic compounds with each trophic level and food chain is called as। तो सबसे पहले तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो? उसके एग्जाम्पल क्या है? DDT हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो क्या होता है कि फूड चेन का सबसे लास्ट लेयर, सपोज जू प्लैंकटन क्या होता है? जो वाटर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन पे सपोज जो DDT का लेवल है वो X है, तो इसको पहले स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश से फिर को कौन खाएगा? लार्ज फिश को कौन? कुछ बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर, ये सारे क्या वो लार्ज फिश को खाते हैं। तो अगर यहाँ पे X अमाउंट है DDT का या फिर मर्क्यूरी का या फिर किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, तो बर्ड्स पे वो अप्रॉक्स 100 या 1000 X हो जाएंगे, यानी कि जो कंपाउंड का क्वांटिटी है वो लेवल बाय लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। यह बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधों को काटना, जितने भी फॉरेस्ट में ट्रीज है उन सबको कट करना। तो अगर फॉरेस्ट में ट्रीज कट करेंगे तो क्या होगा, डाइवर्सिटी लॉस होगी, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हाँ, सॉइल इरोजन होगा, हाँ। इनमें क्या पूछा है, इज नॉट द इफेक्ट, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे के सारे इफेक्ट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस तो ऐसे ही होगा क्योंकि जो प्लांट्स पे, जो ट्रीज़ पे रहते थे बर्ड्स या फिर जितने भी इंसेक्ट्स रहते थे, उन सब का जो हैबिटेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो कम हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ेगी। और सॉइल इरोजन में सॉइल को क्या करता था, जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो उसको पकड़ के रखते थे, डिटैच नहीं होने देते थे वाटर से। तो जब अब पेड़ नहीं है तो जब वाटर आएगा तो वो सॉइल वहाँ से हटती जाएगी, तो सॉइल इरोजन भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम वाटर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फॉर्म्स एन एक्सट्रीमली थिन टाइटली हेल्ड फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे, जो सॉइल के अराउंड अधेर होके रहते हैं, इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कौन सा, हाइग्रोस्कोपिक। क्या हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो प्लांट यूज़ कर सकती है, नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर सकती है, प्लांट कांट यूज़ दिस, क्योंकि ये वाटर जो है ये इमोबाइल होती है, तो ये ड्रेन नहीं हो सकती, ये ड्रेन नहीं कर पाते हैं सॉइल, क्योंकि ये इमोबाइल होती है, ये वाटर जो है ये मूव नहीं करती है, इस वजह से प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, व्हाइल सम वाटर मूव्स डाउन अप टू द वाटर टेबल एंड इट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। क्या ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट्स यूज़ कर सकती है, नहीं। ग्रेविटेशनल वाटर भी प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकती है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, ड्रेन क्विकली, तो प्लांट्स के पास टाइम नहीं होता है इसको अब्जॉर्ब करने का, इसलिए प्लांट इसको भी यूज़ नहीं कर सकती। तो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक एंड ग्रेविटेशनल वाटर, ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट। वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं हेलमिंथ। हेलमिंथ कैसा वाटर पॉल्यूटेंट होगा, हेलमिंथ क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये बायोलॉजिकल, जब एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये बायोलॉजिकल टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट होगा। केमिकल पॉल्यूटेंट डीडीटी, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह केमिकल होते हैं। फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल में आता है हमारे पास हीट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बायोलॉजिकल एंड हीट। बायोलॉजिकल के साथ फर्टिलाइजर यहाँ पे देखा, फर्टिलाइजर क्या फिजिकल है, नहीं। फर्टिलाइजर कौन सा है, केमिकल में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन पैराग्राफ, सॉइल एक्स हैज़ वेरी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोई तो सॉइल एक्स है जिसकी बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है। कौन सी सॉइल होती है जो वाटर होल्ड नहीं कर पाती, वो होती है सैंडी सॉइल। तो एक्स क्या होगा, सैंडी सॉइल। अब देखते हैं कि वाई क्या है, सॉइल वाई इज वेल ड्रेन्ड एंड कंटेन्स 1 पार्ट क्ले एंड 2 पार्ट्स ईच ऑफ सैंड एंड स्लिट। यानी ये प्योरली क्ले भी नहीं है और प्योरली सैंडी भी नहीं है, ये कोई बीच का सॉइल है। तो सॉइल वाई हमारा क्या है, ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। अब देखते हैं आगे क्या है, सॉइल जेड हैज एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बट इज पुअरली एरेटेड। एरेटेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी पास में चिपके से होते हैं, तो एयर पास नहीं कर पाती, बट ये वाटर को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करते हैं। कौन से ऐसे सॉइल होते हैं, ऐसे सॉइल हमारे होते हैं क्लेई सॉइल। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। Soil X is commonly found in those regions where xerophytes are abundant. Xerophytes डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। तो डेजर्ट्स में कौन सी सॉइल हमें ज़्यादातर मिलते हैं, सैंडी सॉइल। तो ये करेक्ट है, हमें क्या पूछा ना, करेक्ट ही। बट आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन। Soil Z is the best suited for growth of casuarina, eucalyptus and watermelon. Soil Z क्या है हमारा, क्लेई सॉइल। क्या क्लेई सॉइल में ये और ये होते हैं, नहीं। ये कहाँ पे होता है, वाटरमेलन हमें कहाँ मिलता है, सैंडी सॉइल में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सॉइल वाई इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग पॉट्स। पॉट्स हम कौन से सॉइल से बनाएंगे, पॉट्स हम बनाते हैं क्लेई सॉइल से, क्ले के पॉट्स बनते हैं। तो क्या वाई क्लेई है, नो, वाई इज लोमी, तो ये भी गलत है, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा ये आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफर द गिवन वेन डायग्राम।
ये क्या है, एयर पोल्यूशन, ये क्या है, वाटर पोल्यूशन। और एक्स जो है ये दोनों के बीच में आ रहा है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो एयर पोल्यूशन भी कर रही है और जो वाटर पोल्यूशन भी कर रही है, जो दोनों कर रही है, हमें वो देखना है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके क्या मिलता है, अभी मैंने बताया था, ऑक्साइड्स मिलते हैं। किसके ऑक्साइड्स मिलते हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के। तो नाइट्रोजन के सल्फर के ऑक्साइड्स जब एयर में जाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन करेगा, राइट। बट ये वाटर पोल्यूशन भी करता है। कैसे वाटर पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन करने के लिए ये रेन वाटर से रिएक्ट करता है। तो जब ये रेन वाटर से रिएक्ट करता है तो ये H2SO4 और HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो बाद में एसिड रेन की तरह आता है। तो ये हमारा एयर पोल्यूशन भी कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी। तो ये तो सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यूज़ ऑफ CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन करेंगे, इनका वाटर पोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। डंपिंग ऑफ फैक्ट्री वेस्ट इनटू द रिवर, अगर हम रिवर में कोई फैक्ट्री के वेस्ट डाल रहे हैं तो वो तो सिर्फ वाटर पोल्यूशन करेगी, एयर पोल्यूशन कैसे कर सकती है। तो ये हमारी सिर्फ वाटर पोल्यूशन करती है। स्पिलिंग पेट्रोलियम ऑयल ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड शिपिंग, ये भी सिर्फ और सिर्फ वाटर पोल्यूशन करेगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सैंडी सॉइल है जनरली अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ, ये सही ऑप्शन है। क्यों सैंडी सॉइल जनरली अनफिट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये सारे प्लांट सैंडी सॉइल पे नहीं आ सकते, क्योंकि सैंडी सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए ये सारे प्लांट्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ेरोफाइट्स के लिए होता है, जो कि कहाँ पे मिलते हैं हमें, डेजर्ट में। नेक्स्ट क्या है, इन सैंडी सॉइल sand particles are relatively larger in size and cannot hold much water. This is why it is not unfit for the plant growth. यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रही है। पहले मैं बता रहा है कि ये अनफिट है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी लार्जर साइज के होते हैं, तो ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए। तो क्या होगा इसका आंसर, 1 and 2 is true and 2 is the correct explanation। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द गिवन पैराग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन 4 रिवर P, Q, R and S, द रिवर दैट कंट्रीब्यूट टू सपोर्ट द मोस्ट नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे पास P, Q, R, S ये 4 रिवर है। तो हमारे पास क्या दिया गया, नंबर ऑफ ईयर्स और अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस में है, R में, सबसे कम पोल्यूशन किस में है, P में। हमें क्या बताना है कि मोस्ट नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ, कौन से रिवर में मिलेंगे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, तो वहीं मिलेंगे जहाँ पे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम पोल्यूशन किस में है, P में। तो कहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हमें मिलेंगे, P में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन साइकिल विच मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल यू प्लेस X एंड Y। तो ये हमारे पास एक चार्ट है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें क्या है, CO2 और H2O ये दोनों कंबाइन होके कोई प्रोसेस कर रही है और ऑक्सीजन रिलीज कर रही है। CO2 और वाटर कंबाइन होके कब ऑक्सीजन रिलीज करती है, ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कौन से प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो हमारा X यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीजन और कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोई प्रोसेस कर रहे हैं और CO2 और वाटर रिलीज कर रहे हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है कि हमारी बॉडी में हमने ग्लूकोज लिया और बाहर से हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, और रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, CO2 और वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस X और रेस्पिरेशन, ये है आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले तो देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन जो है वो वाटर बॉडीज़ में होती है। वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिशन आता है। एक्सेसिव न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा,
जो हमारे सीवेज है वहाँ से, या फिर जो क्रॉप्स होते हैं, फील्ड होता है, वहाँ पे हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स देते हैं। तो जब रेन होता है या फिर हम आर्टिफिशियल इरिगेशन भी करते हैं, तो उसके जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो सारे वॉश होके, सारे तो सॉल्युबल नहीं होते, तो कुछ वॉश होके रिवर में आ जाते हैं। तो रिवर में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड या फिर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब हमारा रिवर में न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट आ रहे हैं तो न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने के लिए कोई तो चाहिए जो ग्रो करेगा। वो होते हैं एल्गे। तो एल्गे ब्लूम होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन पे एल्गे पूरे रिवर पे आ जाता है, और ये रिवर के ना पूरे सरफेस पे आके बैठ जाता है। मतलब पूरा जो ग्रोथ है एल्गे का वो रिवर के सरफेस पे है। तो अगर रिवर के पूरे सरफेस पे एल्गे आते हैं तो सनलाइट, एयर, ये सारे तो रिवर के अंदर नहीं जा पाएंगे, वाटर लेयर के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो जो हमारे सबमर्ज्ड प्लांट्स या फिर सबमर्ज्ड एनिमल्स होते हैं वो सब, उन सब की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनको सनलाइट नहीं मिलता, इस वजह से। अब देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। एग्जैक्टली, इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या सारे टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ वाटर बॉडीज में दिखने को मिल रहा है। हमें नॉट करेक्ट पूछा था, ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम। राइट, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है। इट लीड्स टू द डेथ ऑफ मोस्ट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि जो एल्गल ब्लूम है ना वो पूरे सरफेस को कवर कर ले रहा है, तो जो हमारे पास ऑक्सीजन और सनलाइट है वो नीचे तक नहीं जा पा रहा, जहाँ पे हमारे रियल में एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या कॉज करेगा? एयर पोल्यूशन। अगर एयर में है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, तो ये एक एयर पोल्यूटेंट है। हीट क्या होता है? हीट एक फिजिकल टर्म है जिससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट है ये। तो A4B5 ओके। कैडमियम कौन सी डिजीज कॉज करता है? इटाई डिजीज। हमारा मर्क्यूरी कौन सी डिजीज करता है? दो डिजीज बने हैं, इटाई कौन कॉज कर रहा है? कैडमियम, और मर्क्यूरी मीनामाटा डिजीज। प्लास्टिक तो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये तो सबको पता है, तो ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। अगेन मैच द कॉलम है। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें हमारे नाइट्रिफिकेशन और कुछ बैक्टीरिया के फंक्शंस दिए गए। तो जो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस है, ये हमारे अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। कौन? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये सही है। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस का क्या है? नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और जो स्यूडोमोनास है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो जो हमारे पास नाइट्रेट है उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। कौन? स्यूडोमोनास। तो ये सही ऑप्शन दे रखा है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी द गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रैप करते हैं हीट को अर्थ के ऊपर वाले लेयर पे। सपोज ये दे रखा है, ये अर्थ का ऊपर लेयर है, यहाँ पे कुछ रेडिएशंस आती है, तो अर्थ कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और कुछ को वापस से एमिट कर देती है, और यहाँ पे एक हीट का लेयर बना के रखती है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किन की मदद से यहाँ पे ये ट्रैपिंग होगी? ग्रीन हाउस गैसेस की हेल्प से। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गैसेस होते हैं। अब देखते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। Most of the long wavelength infrared radiation re-radiated by the Earth's surface and are absorbed by atmospheric greenhouse gases। ये बताया था कि जो हमारे सन से, यहाँ से सन है, सन से कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, किसकी हेल्प से? ग्रीन हाउस गैसेस की हेल्प से, और कुछ एमिट हो रही है। यही है ग्रीन हाउस गैसेस क्या बता रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2 आर द गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सही है, क्योंकि ये जो है ये भी greenhouse gases are. The atmosphere is transparent to the incoming short wavelength radiation and is translucent to the long wavelength infrared radiation। ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास आ रहे हैं रेडिएशंस, उनके लिए
प्योरली ट्रांसपेरेंट है, मतलब सारे रेडिएशंस आएंगे, बट इसको जो एमिट करना है उसके लिए वो ट्रांसलूसेंट, मतलब कुछ वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ को ही वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू द लेवल्स ऑफ। लाइकेंस को एक और चीज़ बोलते हैं, वो क्या है, वो है कि ये इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन है। कैसे ये इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन है? इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, हम लाइकेंस के बेसिस पे जज करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वो पोल्यूटेड है या फिर नहीं। तो लाइकेंस जहाँ पे होंगे वहाँ पे SO2 नहीं होगा, क्योंकि लाइकेंस वहीं पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ से तो बहुत सारे गैसेस रिलीज़ होते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, तो वहाँ पे लाइकेंस नहीं होते, तो वो एरिया पोल्यूटेड है। तो इसमें क्या बोला गया, सेंसिटिव किस गैस से होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द गिवन फिगर शोज अ रिवर एंड द टाइप्स ऑफ लैंड यूज्ड बाय द साइड ऑफ रिवर। द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर वाज studied by measuring the amount of dissolved oxygen, ammonia and the water collected at site X, Y, Z. अब देख लेते हैं X, Y, Z पे क्या क्या, कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहाँ पे अमोनिया ज़्यादा है। X पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, अमोनिया कम है। Y पे दोनों मीडियम लेवल पे हैं। Z पे जो हमारा ऑक्सीजन है और जो अमोनिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। Site X has the highest content of dissolved oxygen because of eutrophication। क्या X के पास ज़्यादा ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो रही है? नहीं, बेयर लैंड है यहाँ, बेयर लैंड से कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएगा, न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ पे आएंगे ना ज़्यादा क्रॉप फील्ड से, क्योंकि फर्टिलाइजर्स से न्यूट्रिएंट्स आ रहे होंगे, तो ये तो गलत ऑप्शन है। सेकेंड क्या है, साइट Z हैज़ द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द नियर बाई क्रॉप फील्ड्स। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉप फील्ड में हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं वो सारे वॉशअप होके Z पे आ रहा है, तो Z पे अमोनिया का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गे एंड वीड्स विल थ्राइव एट साइट वाई। वाई जो साइड है ना, यहाँ पे पिग फार्म है साइड में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी वीड्स की और एल्गे की। तो ये और ये एक सही ऑप्शन है, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द गिवन ग्राफ शोज चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस X and Y in river polluted by sewage. So what is the most appropriately identifies X and Y? अब देखते हैं क्या है, ये डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में यहाँ पे कंसंट्रेशन है। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे सीवेज को ऐड किया। तो सीवेज क्या होता है, सीवेज को हम जब ऐड करेंगे वाटर बॉडीज़ में तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो जाएगा एयर। तो जो अचानक से डाउन जा रही है, जो डाउन जा रही है लेयर, वो क्या है, ऑक्सीजन। और जो शूट कर रही है, क्योंकि सीवेज पे क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो सब्सटेंस वाई ज़्यादा होगा दैट इज़ नाइट्रोजन। तो एक्स ऑक्सीजन है और वाई नाइट्रोजन कंपाउंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन साइकिल रिप्रेजेंट सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। तो ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल दे रखी है कि एटमॉस्फेयर में जो हो रहा है, अभी इसमें X, Y, Z देखते क्या है। तो जो हमारा नाइट्रोबैक्टर था वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो X तो हमारा क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करें, यहाँ पे नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन रहा है, तो ये क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब क्या है, एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट, प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल, और कुछ तो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है जिसके बाद अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। तो देख लेते क्या है, नाइट्रोजन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन और फिर अमोनिफिकेशन, ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
R is an organic compound containing only carbon, chlorine और फ्लोरीन। तो कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन इन तीनों से बना हुआ कौन सा कंपाउंड होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बना होता है। इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट एंड सॉल्वेंट। Montreal Protocol phased out manufacture of such compounds because R contributes to formation of S, यानी कि CFC से कोई सब्सटेंस S बन रहा है, CFC से कुछ तो S बन रहा है। अब हमें बताना है would not be consequence of S, तो S से क्या नहीं हो सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर की थिकनिंग करेगा। तो जो हमारा ओजोन है उसकी थिकनिंग होगी। थिकनिंग भी कहाँ होती है ना, एक पर्टिकुलर एरिया पे होती है। तो अगर एक एरिया पे ओजोन लेयर कम हो रहा है वो थिन होते जा रहा है, तो वहाँ पे एक एंड में क्या बनेगा, एक होल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ओजोन होल क्रिएट हो जाता है। तो ओजोन लेयर का क्या काम होता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना। तो अब जब यहाँ पे होल बन चुका है तो यूवी रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एंटर्स एटमॉस्फेयर। तो यूवी रेज जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो यूवी रेज क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, कैटरैक्ट कॉज करेगी, स्किन कैंसर होगा, स्किन बर्न होगा। तो जितने भी आईज स्किन रिलेटेड इशू है वो सारे के सारे ये कॉज करेगी। तो अब एस क्या क्या हो सकता है देखते हैं। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सीवियर सनबर्न्स, राइट, क्योंकि यूवी रेज डायरेक्टली आ रहे हैं। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट्स, आइज में भी प्रॉब्लम होगी। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ प्री मैच्योर एंड स्किन एजिंग, एजिंग काफ़ी जल्दी होगी, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे यूवी रेज के ज़्यादा एक्सपोजर से, इसलिए बोलते हैं सनस्क्रीन लगाने के लिए, वो एजिंग प्रिवेंट करता है। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का कोई रोल नहीं है यूवी रेज से। यूवी रेज में अंदर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में कुछ नहीं कर रही, तो इसमें डायबिटीज़ का कोई भी रोल नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मर्क्यूरी कंसंट्रेशन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो नाउ सेलेक्ट द करेक्ट फूड चेन इंटरलिंकिंग दीज ऑर्गेनिज्म। अब मर्क्यूरी क्या है, मैंने बताया था नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो लेयर बाय लेयर फूड चेन के हर लेवल पे जमा होती जाएगी और उसके बाद एंड में सबसे ज़्यादा होगी, जिसको क्या बोलते हैं, ये बायोमैग्निफिकेशन। ये किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन। तो फूड लेवल में जो सबसे बॉटम लेयर पे रहेगा उसमें सबसे कम मर्क्यूरी होगी और जो सबसे टॉप लेयर पे रहेगा उसमें मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो अब देखते हैं सबसे कम किस में है, P, देन R, देन T, देन Q, देन S। तो सबसे पहले P, Q, नहीं नॉट Q, P के बाद कौन सा है, P के बाद है सबसे पहले R, R के बाद है T, T के बाद है Q एंड देन S। तो P, R, T, Q एंड S, ये है हमारा ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, बायोमैग्निफिकेशन पे। पहले तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हिंट दे रखा है, दैट इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होती है, हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है। तो मर्क्यूरी क्या होगी कि फूड चेन में डिपॉजिट होगी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। उसके बाद जब हमने देखा ये डेटा, तो सबसे कम P में था और सबसे ज़्यादा S में था। तो फूड चेन में सबसे पहले P होगा और सबसे एंड में S होगा। तो ये है आंसर। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।